100 अरब यूरो का भारी भरकम बजट, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट जो यूरोप के आसमान की तस्वीर बदलने वाला था, अचानक से ताश के पत्तों की तरह बिखर गया है। फ्रांस और जर्मनी 2 दशकों से एक दूसरे के सबसे करीबी सहयोगी माने जाते थे। आज उनके बीच एक ऐसी दरार आ चुकी है जिसने ग्लोबल डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर एक भूचाल ला दिया है। लेकिन दोस्तों, इस यूरोपीय ड्रामे के बीच में 7000 किलोमीटर दूर नई दिल्ली के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जिसने अमेरिका से लेकर के चाइना तक के अंदर खलबली मचा दी है। मैक 2 की लगातार स्पीड, वो भी बिना आफ्टर बर्नर के इस्तेमाल किए। एक ऐसा वेरिएबल साइकिल इंजन जिसका सीक्रेट कोड आज तक फ्रांस ने अपने सबसे करीबी नाटो सहयोगियों को भी नहीं दिया था। क्या वो अब सीधा भारत के हाथ में आने वाला है, जिसे अमेरिका भी दुनिया से छुपा करके रखता है? क्या डेजोल्ट और एयरबस की दुश्मनी ने भारत के लिए सदी के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के दरवाजे खोल दिए हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2026 के आखिर तक भारत और फ्रांस मिलकर के एक ऐसा अदृश्य 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाने जा रहे हैं जो रडार तो क्या, दुनिया के सबसे एडवांस हीट सेंसर्स को भी धोखा दे देगा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम सिर्फ हवा में उड़ने वाले जहाजों की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस मास्टर स्ट्रोक को डिकोड करेंगे जो भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। आज के समय के अंदर जब हम ग्लोबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को देखते हैं तो सिर्फ एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, जिसके पास में आसमान का कंट्रोल है वही दुनिया के ऊपर राज करेगा। अमेरिका अपने नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस यानी कि NGAD प्रोग्राम के ऊपर पूरी ताकत से काम कर रहा है। चाइना अपने सीक्रेट J-36 प्रोजेक्ट को लेकर के आगे बढ़ रहा है और ब्रिटेन, इटली और जापान ने मिलकर के ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम यानी कि GCAP शुरू कर दिया है। ये सभी देश 6th जनरेशन की रेस के अंदर आगे भाग रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल यहां पर खड़ा हो जाता है कि भारत क्या कर रहा है, भारत कहां खड़ा है? तो दोस्तों, साथ ही भारत की रणनीति क्या है? अगर आप सिर्फ सरफेस लेवल की न्यूज देखते हैं तो आपको लगेगा कि भारत अभी भी अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट MK-Jet के प्रोटोटाइप पर अटका हुआ है। लेकिन डिफेंस कॉरिडोर और पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही इशारा कर रही है। भारत 2 नावों के ऊपर बहुत ही कैलकुलेटेड और स्मार्ट तरीके से सवारी कर रहा है और यह खेल इतना बड़ा है कि इसका सीधा असर दुनिया के पावर बैलेंस के ऊपर पड़ने वाला है। दोस्तों, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा और यूरोप के उस 100 अरब यूरो वाले फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम यानी कि FCAS प्रोजेक्ट को समझना होगा। यह कोई मामूली प्रोजेक्ट नहीं था। फ्रांस, जर्मनी और स्पेन ने मिलकर के तय किया कि वो एक ऐसा 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाएंगे जो यूरोप की रक्षा करेगा और उन्हें अमेरिकी F-35 के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। इस महा प्रोजेक्ट का लीडर फ्रांस की कंपनी डेजोल्ट एविएशन को बनाया गया जो राफेल बनाती है। वहीं दोस्तों, जर्मनी और स्पेन का प्रतिनिधित्व एयरबस कर रही थी। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन फिर शुरू हुआ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी कि IP राइट्स और कंट्रोल का वो खेल जिसने इस प्रोजेक्ट की धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों, इस मामले में डेजोल्ट एविएशन का साफ कहना था कि चूंकि वो एयरक्राफ्ट डिजाइन के अंदर मास्टर है, लिहाजा फ्लाइट कंट्रोल, स्टेल्थ डिजाइन और कोर टेक्नोलॉजी का पूरा कंट्रोल उनके हाथों में रहेगा। डेजोल्ट चाहती थी कि काम का 80% हिस्सा और सप्लायर्स चुनने का अधिकार सिर्फ उनके पास में रहे, लेकिन जर्मनी की एयरबस ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया। जर्मनी का तर्क था कि अगर हम इस प्रोजेक्ट के अंदर अरबों यूरो की फंडिंग दे रहे हैं तो हमें भी कोर टेक्नोलॉजी और डिसीजन मेकिंग के अंदर बराबर का हिस्सा चाहिए। ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि जून 2026 आते आते जर्मनी ने इस प्रोजेक्ट से अपने हाथ पीछे खींच लिए।
दोस्तों जर्मनी के इस फैसले ने फ्रांस को एक बहुत बड़े संकट के अंदर डाल दिया। फ्रांस के लिए यह सिर्फ एक कॉरपोरेट विवाद नहीं था, बल्कि यह उनके नेशनल प्राइड और स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस का सवाल था। 6th जनरेशन का फाइटर जेट बनाना इतना ज्यादा महंगा और कॉम्प्लेक्स है कि दुनिया का कोई भी देश अमेरिका और चाइना को छोड़ करके इसे अकेले अपने दम पर नहीं बना सकता है। फ्रांस को रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए भारी फंडिंग की जरूरत है, लेकिन फंडिंग से भी बड़ी जरूरत एक ऐसे पार्टनर की है जो आखिर के अंदर इन जेट्स का एक बहुत बड़ा खरीदार भी बन सके। बिना एक बड़ी कैप्टिव मार्केट के हर एक जेट की कीमत इतनी ज्यादा हो जाएगी कि उसे एक्सपोर्ट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। दोस्तों फ्रांस ने जब दुनिया के नक्शे पर नजर दौड़ाई तो उन्हें सिर्फ एक ही ऐसा देश दिखा जो उनके इन सभी पैरामीटर्स के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठता था, और वो है हमारा भारत। दोस्तों अब यहां से भारत की वो डिप्लोमेटिक और डिफेंस रणनीति स्टार्ट होती है जिसने फ्रांस को एक ऐसे ऑफर के साथ में न्यू दिल्ली आने के लिए मजबूर कर दिया जिसकी कल्पना कुछ साल पहले तक की भी नहीं जा सकती थी। फ्रांस के टॉप डिप्लोमेट्स ने बिल्कुल क्लियर शब्दों के अंदर संकेत दिए हैं कि अगर भारत FCAS प्रोजेक्ट के अंदर शामिल होता है तो फ्रांस के दरवाजे पूरी तरह से खुले हुए हैं। लेकिन भारत अब 1990 या 2000 वाले दशक का भारत नहीं रहा है जो सिर्फ एक बायर बनकर के अरबों डॉलर के चेक के ऊपर साइन कर दे। भारत की शर्तें अब बहुत ही साफ और बहुत ही सख्त हैं। भारत सरकार और डिफेंस मिनिस्ट्री ने साफ कर दिया कि अगर हम किसी भी मल्टीनेशनल 6th जनरेशन कंसोर्टियम का हिस्सा बनेंगे तो हमें 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए, हमें सोर्स कोड चाहिए, हमें डिजाइन का कंट्रोल चाहिए, और सबसे बड़ी बात, हमें इन जेट्स को मेक इन इंडिया के तहत अपने ही देश में बनाने का अधिकार भी चाहिए। दोस्तों मार्च 2026 की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट ने इस बात की पुष्टि की है कि भारतीय वायुसेना सक्रिय रूप से एक बहुराष्ट्रीय 6th जनरेशन पार्टनरशिप की तलाश कर रही है। भारत दोनों विकल्पों का मूल्यांकन कर रहा है। एक तरफ ब्रिटेन और जापान का GCAP है और दूसरी तरफ फ्रांस का FCAS है। लेकिन दोस्तों फ्रांस का पलड़ा इसलिए भारी है क्योंकि भारत और फ्रांस के बीच में पहले से ही राफेल को लेकर के एक बहुत मजबूत भरोसा और एक बहुत बड़ा डिफेंस इकोसिस्टम रेडी है। इसके अलावा फ्रांस अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को लेकर के भी वैसा ही सोचता है जैसा भारत सोचता है। दोस्तों फ्रांस नहीं चाहता है कि उसकी विदेश नीति या उसके वेपन्स किसी तीसरे देश के कंट्रोल में हो, और भारत की पॉलिसी भी बिल्कुल यही है। ऐसे में दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि एक 6th जनरेशन जेट असल में होता क्या है, और ये 5th जनरेशन के F-22 रैप्टर या फिर F-35 से कैसे डिफरेंट होता है? तो दोस्तों इसे समझना भी बेहद जरूरी है, और इसके लिए हमें उस एक चीज को समझना बेहद जरूरी होगा जो किसी भी फाइटर जेट का दिल होता है, और वो होता है उसका इंजन। दोस्तों फ्रांस ने भारत को जो ऑफर दिया है उसकी सबसे बड़ी हाईलाइट है वेरिएबल साइकिल इंजन यानी कि VCE का डेवलपमेंट। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस पर दुनिया के गिने चुने देश ही काम कर रहे हैं। दोस्तों सामान्य मिलिट्री जेट इंजन्स के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या होती है। उन्हें या तो लंबी दूरी तक कम ईंधन खर्च करके उड़ने के लिए डिजाइन किया जाता है, या फिर डॉग फाइट के दौरान अचानक से बहुत ज्यादा पावर पैदा करने के लिए बनाया जाता है। दोस्तों आप एक ही इंजन के अंदर दोनों चीजें बेहतरीन तरीके से नहीं बना सकते हैं, लेकिन वेरिएबल साइकिल इंजन इस पूरी थ्योरी को बदल करके रख देता है। दोस्तों ये इंजन हवा के अंदर उड़ते हुए अपनी जरूरत के हिसाब से अपना एयर फ्लो बदल सकता है। जब जेट को शांति से लंबी पेट्रोलिंग करनी होती है तो ये इंजन एक कमर्शियल एयरलाइनर इंजन की तरह काम करता है, जिससे ईंधन की भारी बचत होती है। और जब कोई खतरा सामने होता है तो ये इंजन मिली सेकेंड्स के अंदर अपना साइकिल चेंज करके एक हाई थ्रस्ट कॉम्बैट इंजन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस इंजन की सबसे बड़ी खासियत होती है सुपर क्रूज की कैपेसिटी। इसका मतलब यह है दोस्तों कि ये जेट बिना आफ्टर बर्नर का यूज किए मैक 2 यानी कि आवाज की गति से 2 गुनी रफ्तार से उड़ान भर सकता है।
आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल करने से जेट की स्पीड तो बढ़ती है, लेकिन उसका फ्यूल कुछ ही मिनटों के अंदर खत्म हो जाता है और वो बहुत ज्यादा हीट भी प्रोड्यूस करता है, जिससे दुश्मन के इंफ्रारेड सेंसर्स तुरंत उसे डिटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, वेरिएबल साइकिल इंजन के साथ में भारत का भविष्य का जेट बिना अपनी लोकेशन बताए, बिना बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस किए, सुपरसोनिक स्पीड से लंबी दूरी तय कर सकेगा। फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन, जिसके पास में इस टेक्नोलॉजी की जबरदस्त एक्सपर्टीज है, वो भारत के डीआरडीओ के साथ मिलकर के 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन को डेवलप करने का ऑफर दे रही है। दोस्तों, अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो ये भारत के एविएशन इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि दशकों से हम एक स्वदेशी और पावरफुल जेट इंजन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ इंजन की नहीं है दोस्तों, 6th जनरेशन का मतलब सिर्फ तेज उड़ान नहीं है, बल्कि विमान को अदृश्य रखना है। 5th जनरेशन के जेट्स रडार से छिपने के लिए एयर ऑब्जर्वेंट मटेरियल और खास ज्योमेट्रिक डिजाइन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स और हाई फ्रीक्वेंसी रडार इतने ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं कि वो 5th जनरेशन जेट्स को भी ट्रैक कर सकते हैं। और यहीं पर दोस्तों, भारत का स्वदेशी रिसर्च और डेवलपमेंट एक ऐसा चमत्कार कर रहा है जो दुनिया को हैरान कर देगा। दोस्तों, नवंबर 2024 के अंदर आईआईटी कानपुर के अंदर अनालक्ष्य नाम का एक मेटा मटेरियल सरफेस क्लोकिंग सिस्टम रेडी किया गया है। ये कोई आम पेंट या कोटिंग नहीं है, ये एक ऐसा मटेरियल है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिफ्लेक्ट करने के बजाय उन्हें अपने अंदर ही सोख लेता है और उन्हें उनके रास्ते से भटका देता है। जब रडार की वेव इस मटेरियल से टकराती हैं तो वो वापस लौट करके रडार स्टेशन तक जाती ही नहीं है, जिससे रडार की स्क्रीन के ऊपर जेट बिल्कुल अदृश्य हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अनालक्ष्य सिर्फ रडार को धोखा ही नहीं देता है, ये खुद एक मल्टी स्पेक्ट्रल कैमोफ्लेज है। इसका मतलब है कि ये जेट से निकलने वाली हीट को भी इस तरह से मैनेज करता है कि दुश्मन के इंफ्रारेड स्कैनर्स और हीट सेंसर्स भी इसे पकड़ नहीं पाते हैं। दोस्तों, जब आप इस अनालक्ष्य मटेरियल को सर्पेंटाइन एयर इनटेक डक्ट्स के साथ में जोड़ते हैं, जो इंजन के रोटेटिंग ब्लेड्स को रडार से पूरी तरह से छिपा देते हैं, तो आपको एक ऐसा सुपर स्टेल्थ जेट मिलता है जिसे ट्रैक करना आज के किसी भी मौजूदा तकनीक से लगभग इम्पॉसिबल है। भारत का अपना एमका प्रोजेक्ट जो तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा है, उसमें इन सभी तकनीकों को इंटीग्रेट किया जा रहा है। दोस्तों, एमका प्रोजेक्ट के डायरेक्टर के मुताबिक 2026 के आखिर या फिर 2027 की शुरुआत के अंदर हम एमका का पहला प्रोटोटाइप रोल आउट होते हुए देख लेंगे। 2028 के अंदर ये अपनी पहली ऐतिहासिक उड़ान भर लेगा और 2034 तक ये पूरी तरह से भारतीय वायुसेना का हिस्सा भी बन जाएगा। इसके एक प्रोटोटाइप की लागत करीब 1000 करोड़ रुपए आ रही है, लेकिन असली गेम चेंजर एमका मार्क 1 नहीं है, बल्कि एमका मार्क 2 होगा। दोस्तों, एमका का मार्क 2 असल में 5.5 नहीं बल्कि 6th जनरेशन की कैपेबिलिटी से भी लैस होगा और यहीं पर फ्रांस के साथ में इंजन और टेक्नोलॉजी की साझेदारी सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाली है। दोस्तों, अब एक ऐसे युद्ध के मैदान की कल्पना कीजिए जहां हवा के अंदर सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा नेटवर्क उड़ रहा होगा। दोस्तों, 6th जनरेशन एयर कॉम्बैट का सबसे खौफनाक और सबसे एडवांस पहलू है मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग, जिसे MUMT कहा जाता है। दोस्तों, भारत इस सिस्टम पर अकेले बहुत तेजी से काम कर रहा है। फ्यूचर के युद्धों के अंदर भारत का एमका जेट हवा में अकेला नहीं उड़ेगा, उसके साथ में 4 से 6 घातक UCAV यानी कि अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स की एक पूरी फौज उड़ान भरेगी। दोस्तों, इसे लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। अगर भारतीय जेट्स को दुश्मन की सीमा के अंदर घुस करके कोई बड़ा ऑपरेशन करना है और सामने S-400 जैसा कोई खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, तो हमारा पायलट अपनी जान जोखिम में नहीं डालेगा। वो सुरक्षित दूरी के ऊपर वहां पीछे ही रहेगा और अपने साथ में उड़ रहे इन घातक ड्रोन्स को आगे भेज देगा। ये ड्रोन्स कोई रिमोट कंट्रोल खिलौने नहीं होंगे, इनके अंदर एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी। ये आपस में बात कर सकेंगे,
खुद फैसले ले सकेंगे और दुश्मन के रडार को जाम कर सकेंगे। अगर दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल फायर करता है तो ये ड्रोन्स खुद को उस मिसाइल के सामने ले जाएंगे ताकि मुख्य फाइटर जेट और उसमें बैठा पायलट पूरी तरह से सुरक्षित रहे। और अगर मौका मिला तो ये ड्रोन्स खुद दुश्मन के रडार स्टेशन के ऊपर अटैक करके उसे तबाह कर देंगे। दोस्तों, इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए 6th जनरेशन फाइटर जेट एक कॉम्बैट क्लाउड का इस्तेमाल करेगा। ये जेट सिर्फ एक उड़ने वाली मशीन नहीं होंगे बल्कि हवा में उड़ता हुआ एक डेटा सेंटर होगा। ये जमीन पर मौजूद हमारे कमांड सेंटर्स, समंदर में गश्त कर रही हमारी पनडुब्बियों, अंतरिक्ष में मौजूद हमारे मिलिट्री सैटेलाइट्स और हवा में मौजूद ड्रोन्स के साथ में रियल टाइम के अंदर डेटा शेयरिंग करेंगे। अगर दुश्मन का कोई मूवमेंट किसी एक सेंसर ने भी पकड़ लिया तो वह पूरी की पूरी पिक्चर तुरंत हमारे पायलट की स्क्रीन पर आ जाएगी। इस भयंकर डेटा और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। लिहाजा 6th जनरेशन फाइटर जेट्स के अंदर एआई को एक को पायलट के तौर पर मौजूद रखा जाएगा। दोस्तों, जब डॉग फाइट होगी तो फैसले मिली सेकेंड्स में लेने होते हैं। एआई खुद दुश्मन को डिटेक्ट करेगा, थ्रेट लेवल को एनालिसिस करेगा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को एक्टिवेट करेगा और मिसाइल को लॉक करके टारगेट को सेट भी कर देगा। दोस्तों, पायलट को बस एक बटन दबा करके फायर करने की परमिशन देनी होगी। इससे पायलट का मेंटल लोड बहुत ही कम हो जाएगा और वो पूरे मिशन की स्ट्रेटजी के ऊपर फोकस कर पाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, 6th जनरेशन जेट्स के अंदर पारंपरिक वेपन्स की जगह डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स यानी कि DEW का इस्तेमाल होगा। इसके अंदर लेजर हथियार इंक्लूड होंगे जो प्रकाश की गति से दुश्मन की मिसाइलों या फिर ड्रोन्स को हवा में ही जला करके राख कर देंगे। इसके साथ ही इन जेट्स के अंदर हाइपरसोनिक मिसाइलें फायर करने की कैपेसिटी होगी जिन्हें रोक पाना किसी भी मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एक बुरा सपना साबित होगा। अब दोस्तों, ये सारी बातें 6th जनरेशन की बड़ी अच्छी लगती हैं कि ये जेट हवा में उड़ता हुआ एक बहुत बड़ा वेपन होगा, लेकिन अब यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल भी क्रिएट होता है कि हम फ्रांस पे भरोसा कैसे कर लें। क्या भारत के मेक इन इंडिया और DRDO के साथ भी वैसा ही धोखा नहीं हो सकता है जैसा फ्रांस ने जर्मनी के साथ में किया है? ये एक बहुत ही वैलिड और सीरियस सवाल है जो साउथ ब्लॉक के अंदर बैठे हमारे नीति निर्माताओं के दिमाग में बहुत पहले से चल रहा है। दोस्तों, यूरोप के उस फेल हुए प्रोजेक्ट से भारत ने बहुत बड़ा सबक भी सीखा है। जब फ्रांस की डेजोल्ट अपनी टेक्नोलॉजी जर्मनी जैसी बड़ी इकोनॉमी और नेटो सहयोगियों के साथ भी शेयर करने को तैयार नहीं है तो वह भारत को अपना सोर्स कोड क्यों देगी? तो इसका जवाब है जियोपॉलिटिकल मजबूरी और मार्केट का साइज। दोस्तों, फ्रांस अच्छे तरीके से जानता है कि अगर उन्हें अपने एविएशन इंडस्ट्री को बचाना है और 6th जनरेशन की रेस के अंदर अमेरिका और चाइना के सामने टिकना है तो उन्हें एक बहुत बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करना होगा। भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक है जो एक साथ 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स का ऑर्डर दे सकता है। हमारी वायुसेना के साथ साथ हमारी नौसेना को भी अपने नए एयरक्राफ्ट करियर्स के लिए एडवांस जेट्स की जरूरत है। दोस्तों, फ्रांस के FCAS प्रोग्राम के अंदर एक नेवल वेरिएंट बनाने का भी प्लान है। डेजोल्ट का राफेल M भारतीय नौसेना पहले से ही सेलेक्ट कर चुकी है। ऐसे में नौसेना के लेवल पर भी 6th जनरेशन फाइटर जेट का एक जॉइंट डिजाइन दोनों देशों के लिए बहुत बड़ा विन विन सिचुएशन हो सकता है। दोस्तों, भारत का पक्ष अब भी बहुत आक्रामक है। हम सिर्फ बायर बनकर के नहीं रहेंगे, हम 50-50% की पार्टनरशिप चाहते हैं, ठीक वैसी ही जैसे हमने रशिया के साथ में मिलकर के ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है। अगर फ्रांस हमारे स्वदेशी हथियारों जैसे कि अस्त्रा मिसाइल या फिर ब्रह्मोस NG को इंटीग्रेट करने का अधिकार नहीं देता है, अगर वो हमें इंजन का ब्लूप्रिंट नहीं देता है, तो भारत के पास में ब्रिटेन के GCAP प्रोजेक्ट के अंदर जाने का विकल्प भी खुला हुआ है। फ्रांस के लिए यह एक डू एंड डाई सिचुएशन है। उन्हें भारत की शर्तें माननी ही पड़ेंगी क्योंकि उनके पास में अब कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं।
अब दोस्तों दूसरे पहलू पे आते हैं। भारत अकेले क्या कर रहा है यह भी समझना बेहद जरूरी है। हम सिर्फ विदेशी पार्टनरशिप के भरोसे नहीं बैठे हुए हैं। हमारा स्वदेशी तेजस प्रोग्राम, एमका प्रोग्राम और घातक यूसीएवी प्रोग्राम ये साबित करते हैं कि भारत का अपना एविएशन इकोसिस्टम अब काफी ज्यादा मैच्योर हो चुका है। एयरफ्रेम डिजाइन करना, रडार बनाना और एवियोनिक्स को सेट करना अब हमारे लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। हमारी मुख्य चुनौती है एक रिलायबल और पावरफुल इंजन, और यहीं पर इंटरनेशनल पार्टनरशिप की जरूरत पड़ती है। अगर हम 2026 के इस ग्लोबल लैंडस्केप को देखें तो भारत बहुत ही स्मार्ट तरीके से अपनी बिसात बिछा रहा है। एक तरफ हम अपने स्वदेशी प्रोजेक्ट्स के अंदर हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि हम किसी भी देश के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट ना रहें, और दूसरी तरफ हम ग्लोबल पावर्स के बीच में चल रही तनातनी और उनके आर्थिक दबाव का फायदा उठा करके बेस्ट टेक्नोलॉजी को भारत लाने की कोशिश भी कर रहे हैं। दोस्तों, जब फ्रांस भारत को 6th जनरेशन जेट का ऑफर देता है तो ये सिर्फ एक कमर्शियल डील नहीं होती है, ये एक डिप्लोमेटिक सिग्नल है पूरी दुनिया के लिए। ये बताता है कि ग्लोबल सप्लाई चेन और ग्लोबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के अंदर भारत की अहमियत कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। चाइना अपने J-36 के साथ में कितनी भी धमकियां दे ले, लेकिन अब भारत का एमका मार्क II अपने एडवांस AIs, सुपर क्रूज इंजन और अनालक्ष्य स्टेल्थ के साथ में आसमान के अंदर जब उतरेगा तो बीजिंग से लेकर के इस्लामाबाद तक के एयर डिफेंस रडार्स ब्लैंक हो जाने वाले हैं। ये सिर्फ हथियारों की दौड़ नहीं है, ये टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस की जंग है। जो देश भविष्य के इस कॉम्बैट क्लाउड को मास्टर कर लेगा वही अगले 50 सालों तक जियोपॉलिटिक्स के नियम तय करने वाला है। भारत सरकार का विजन बहुत ही क्लियर है। हमें टेक्नोलॉजी इंपोर्टर से टेक्नोलॉजी क्रिएटर बनना है। ये ट्रांजिशन आसान नहीं है, इसमें टाइम लगेगा, पैसा लगेगा और कई तरह के इंटरनेशनल प्रेशर्स भी आएंगे, लेकिन जो रफ्तार 2026 के अंदर दिखाई दे रही है वही साबित करती है कि भारत अब पीछे हटने वाला नहीं है। अब दोस्तों, आपको इस पूरे खेल के पीछे का असली स्ट्रेटजिक डिकोडिंग समझना बेहद जरूरी है। मान लीजिए कि भारत और फ्रांस के बीच में ये 6th जनरेशन की डील साइन हो जाती है तो इसका सीधा असर हमारे पड़ोसियों के ऊपर भी पड़ने वाला है। पाकिस्तान जो पहले से ही आर्थिक कंगाली से जूझ रहा है और अपनी एयरफोर्स को अपग्रेड करने के लिए पूरी तरह से चाइना के सस्ते एक्सपोर्ट मॉड्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, उनके लिए भारत का 6th जनरेशन के अंदर एंट्री करना एक ऐसा नाइटमेयर होगा जिससे वो कभी भी उबर नहीं पाएगा। उनका पूरा एयर डिफेंस सिस्टम और उनके रडार नेटवर्क्स हमारे मल्टी स्पेक्ट्रल स्टेल्थ के सामने पूरी तरह से अंधे हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ चाइना के लिए यह एक बहुत बड़ा सिरदर्द होगा। चाइना हमेशा से ये मानता रहा है कि एशिया के अंदर टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी सिर्फ उसके पास में है, लेकिन फ्रांस जैसी यूरोपियन पावर के साथ में भारत का डीप टेक अलायंस चाइना के उस घमंड को तोड़ करके रख देगा। भारत के पास में वेस्टर्न कंट्रीज का एडवांस एवियोनिक्स, रिलायबल इंजन टेक्नोलॉजी और खुद का इनोवेशन होगा जो चीनी रिवर्स इंजीनियरिंग फाइटर जेट्स को हर मोर्चे पर मात देने की कैपेसिटी रखेगा। दोस्तों, ये कदम भारत की मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की महत्वाकांक्षा को भी एक बहुत बड़ा बूस्ट देने वाला है। जब 6th जनरेशन जेट्स जैसी हाई एंड मशीनरी भारत के अंदर बनेगी तो इसके साथ में हजारों छोटी बड़ी एमएसएमईज कंपनीज का एक बड़ा इकोसिस्टम भी डेवलप हो जाएगा। लाखों हाई स्किल्ड जॉब क्रिएट होंगे। भारत दुनिया के लिए एडवांस्ड एरोस्पेस कंपोनेंट्स का एक बड़ा सप्लायर बन सकेगा। ये सिर्फ डिफेंस सिक्योरिटी नहीं बल्कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी का भी बड़ा मामला है। दोस्तों, इस पूरे मामले में आपको क्या लगता है? क्या भारत को पूरी तरह से अकेले खुद के अपने दम पर ही 6th जनरेशन का जेट बनाना चाहिए, भले ही उसके अंदर 10 से 15 साल का एक्स्ट्रा टाइम लग जाए, या फिर अपनी शर्तों पर फ्रांस के साथ में इस महागठबंधन के अंदर शामिल होकर के 2035 तक ही आसमान पर राज करने का सपना देख लेना चाहिए? कमेंट में अपनी बातें जरूर लिखें और इस मामले में आप क्या कुछ जानकारी रखते हैं वो भी जरा शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।